हेलो एवरीवन। आज है 23 अगस्त और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 23 अगस्त से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हमने देखे थे कि जो एसबीआई है, एसबीआई ने अग्निवीरों के लिए बिना किसी गारंटी के लिए 4 लाख रुपए तक का लोन देने की घोषणा करी है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में दुनिया को प्लास्टिक प्रदूषण से बचाने के लिए एक प्रदूषण संधि पर सहमति के लिए बैठक का आयोजन किया गया था। भारत को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता देश बताया गया है। डब्ल्यूएचओ ने नेपाल को रुबेला मुक्त घोषित किया है। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप जो कजाकिस्तान में आयोजित किया जा रहा था, मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में ब्रॉन्ज मेडल जीता। उत्तर प्रदेश के जलालाबाद का नाम बदल करके परशुरामपुरी किया गया है। राजीव गांधी देश के छठे क्रम के प्राइम मिनिस्टर थे, जिनकी 20 अगस्त को 81वीं क्रम की जयंती मनाई गई। पहली बार सिनसिनाटी ओपन खिताब पुरुषों की कैटेगरी में स्पेन के कार्लोस अल्कराज विजेता हैं। महिलाओं की कैटेगरी में पोलैंड की ईगा स्विटेक विजेता हैं। वन फ्री जोन पासपोर्ट पहल की शुरुआत दुबई में की गई है और अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया गया है चांदीपुर, ओडिशा से। तो ये सभी क्वेश्चन हमने प्रीवियस क्लास में देखे थे। शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल सवाल है, हाल ही में संसद ने ऑनलाइन गेमिंग प्रोत्साहन एवं विनियमन विधेयक यानी कि ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन एंड रेगुलेशन बिल 2025 ये पारित किया है। इसमें वास्तविक रकम वाले जो गेम्स ऐप संचालक है, इन पर कितनी सजा का प्रावधान बताया गया है। इसे आप इंपॉर्टेंट मार्क करें, क्योंकि अभी लोकसभा में ये वाला बिल जो था काफी ज्यादा चर्चे में था। तो ऐसे में वास्तविक रकम वाले जो गेम्स ऐप के संचालक हैं, जो ऑपरेटर्स हैं, इनके लिए जो सजा का प्रावधान है, पहला तो ये कि उल्लंघन करने पर मैक्सिमम 3 साल की कैद और 1 करोड़ का जुर्माना या फिर दोनों ही हो सकता है। दूसरा इसमें यह है कि यदि बार-बार अपराध किया जाता है, तो बार-बार अपराध करने पर 3 से 5 साल की सजा मिल सकती है, यानी कि कैद मिल सकती है और 2 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। तो इसका आंसर बोथ ए एंड बी है। आप लोग समझ रहे होंगे ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से कितने ज़्यादा लॉसेस देखने को मिलते हैं परिवारों में। मतलब कि ज़्यादा लोभ के चक्कर में इसमें ऑनलाइन सट्टा ही कह सकते हैं, ऑनलाइन गैम्बलिंग जिसका शिकार है, जो कि हज़ारों लाखों की संख्या में लोग होते हैं। और कई बार इस जंजाल में इतना ज़्यादा फँस जाते हैं कि इसमें सुसाइड तक के मामले सामने आए हैं। तो ऐसे में ही सरकार के द्वारा इसके लिए एक विधेयक आया है। ये जो विधेयक है, जिसे प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 कहा जाता है। ये ऑनलाइन गेमिंग के क्षेत्र को स्ट्रक्चर्ड करने के लिए, इसे सुरक्षित करने के लिए और इनोवेटिव बनाने के लिए लाया गया है। इसका पर्पस ये है कि ई स्पोर्ट्स हो गया, एजुकेशनल हो गया या सोशल गेमिंग को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। जैसे कि सट्टे-वट्टे वाले गेम्स होते हैं ना, इस पर बैन लगाना एक तरह का पर्पस है कि इसमें लोग सट्टा ना खेलें ऑनलाइन। यदि ऑनलाइन इसमें आपको स्पोर्ट्स में शामिल ही होना है, तो वो एजुकेशनल होना चाहिए, सोशल होना चाहिए, ठीक है? यदि बात की जाए यहाँ पर कुछ स्टैटिक फैक्ट की, तो देखिए जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन जो आप लोगों ने ऑलरेडी पॉलिटी में पढ़े हैं, यहाँ से मैं स्टैटिक पार्ट में आप लोगों को कवर कराना चाहती हूँ। जैसे कि जो पहला संविधान संशोधन था, ये था 1951 का। इस संशोधन में जो 9वीं अनुसूची थी, इसे संविधान में जोड़ा गया और भूमि सुधार कानूनों को न्यायपालिका के दायरे से बाहर लाया गया था। फिर एक इंपॉर्टेंट मार्कर है, इससे काफी क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलते हैं। 42वां संविधान संशोधन 1976 का एग्जाम में पूछा जाता है ना, लघु संविधान किसे कहते हैं, तो यही है। इसमें क्या किया गया था कि संविधान की प्रस्तावना में बदलाव किया गया था, मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया और लोकसभा और राज्यसभा, माफ कीजिएगा, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का जो कार्यकाल है, ये बढ़ाया गया था। फिर एक संशोधन है 21वें क्रम का संविधान संशोधन 1967 का था। इसमें सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया था। आप सभी को मालूम है कुल 22 भाषाएं हैं, जिसमें कि 15वीं भाषा के रूप में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। फिर 1992 का जो 71वां संविधान संशोधन था, देखिए जोड़ा बाद में गया है, मतलब मूल संविधान में नहीं था, संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। फिर इसमें कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली ये 3 भाषाएं हैं। ये 1992 के 71वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई। फिर इसमें 4 और भाषाएं हैं। यहाँ पर बोडो डोगरी, मैथिली, संथाली 2003 का जो 92वें संविधान संशोधन है, इसके माध्यम से जोड़ी गई। तो आप समझिए 15वीं भाषा के रूप में इसमें जुड़ी आपकी कौन सी, सिंधी भाषा। 21वां संविधान संशोधन था।
फिर 71वें के माध्यम से कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली जोड़ी गई। फिर उसके बाद हुआ 92वें संविधान संशोधन 2003 का, जिसमें कि बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 2019 में 104थे क्रम का संविधान संशोधन। इस संशोधन ने लोकसभा और विधानसभाओं में जो एसटी एसटी है, अनुसूचित जाति और जनजाति हैं, इसके आरक्षण की अवधि को 10 साल तक के लिए और बढ़ाया। और अंतिम में हम देखेंगे 106वां संविधान संशोधन, जो 2 साल पहले का था, 2023 का। इसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम के रूप में जाना जाता है, जिसमें कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए जो सीटों का आरक्षण है, यानी कि रिजर्वेशन है, ये सुनिश्चित किया गया था। यदि आप डेली मेरे करंट अफेयर की क्लास देखते हैं, या जो 2 साल पुराने स्टूडेंट हैं, हो सकता है अब उसमें से शायद कोई ना हो, तो मुझे ये ज़रूर बता पाएँगे कि कितने प्रतिशत रिजर्वेशन की इसमें बात कही गई थी? क्योंकि इस क्वेश्चन को मैंने डिटेल में पढ़ाया था, ठीक है? तो वैसे मैंने कुछ ही संविधान संशोधन ऐड किए हैं स्ट्रैटेजी के फॉर्मेट में। फिर सवाल नंबर दूसरा है, भारत ने वर्ष 2025 में, यानी कि इस साल तक, पेट्रोल में कितना प्रतिशत एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य हासिल किया है? आंसर इसका हो जाएगा 20%। तो 2025 में भारत ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग मिश्रण का अपना लक्ष्य हासिल किया है। इस पेट्रोल को E20 के नाम से जाना जाता है। सरकार इसे कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए तेल आयात में कटौती की दिशा में एक महत्वपूर्ण बदलाव मानती है। अब आप समझिए, मैंने आपको ये बताया था कि मान लीजिए 80% पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल अपनी आप व्हीकल में कर रहे हैं, तो इसमें 20% एथेनॉल का इस्तेमाल किया जाएगा। मतलब कि 100% जो आपका फ्यूल होता है, 100 में से 80 तो पेट्रोल डीजल हो गया, 20% इसमें एथेनॉल का इस्तेमाल, मतलब आप इसे इको फ्रेंडली भी कह सकते हैं। एथेनॉल एक एथिल अल्कोहल, एक जैव ईंधन है जो बायोमास नामक वनस्पति अपशिष्ट से बनता है, जबकि सामान्य पेट्रोल एक हाइड्रोकार्बन है जो कि लाखों वर्ष से दबे कार्बनिक पदार्थों के जीवाश्म के अवशेषों से बनता है। मतलब आप ये समझिए, मान लीजिए केवल 80% व्हीकल में फ्यूल इस्तेमाल हुआ, 20% का इसमें एथेनॉल ब्लेंडिंग कर लिया गया, तो 20% की इसमें क्या हुई, बचत हुई। मतलब कि हम अन्य कंट्रीज से जो फ्यूल के लिए डिपेंडेंट है, थोड़ी ना थोड़ी मात्रा में इसमें हम बचत कर ही पा रहे हैं। सवाल नंबर तीसरा है, किस राज्य में प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए, किस राज्य में, माफ कीजिएगा 2 बार रिपीट हो गया, प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए किस राज्य में श्रमश्री योजना की शुरुआत की गई है ना? तो श्रमश्री योजना की शुरुआत अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल में की गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। इनका कहना यह है कि पिछले कुछ महीनों में विभिन्न राज्यों में निशाना बनाए जाने के बाद लगभग 10,000 लोग राज्य में लौटे हैं। यानी कि बंगाली लोग हैं, बंगाल में रहते हैं, अन्य राज्यों में काम करने के लिए जा रहे थे, लेकिन इन्हें टारगेट किया जा रहा है, काम नहीं दिया जा रहा है, ये शिकार हो रहे हैं, जिसके कारण ये राज्य में लौट आए हैं। तो ये राज्य की पहली ऐसी कल्याणकारी पहल है जो उन बंगाली प्रवासी मजदूरों के लिए लाई गई है, जिन्होंने अन्य राज्यों में कथित भाषाई भेदभाव के कारण और उत्पीड़न का सामना किया है, जो वापस अपने राज्य में लौट आए हैं। तो बेसिकली यदि आप पश्चिम बंगाल के निवासी हैं, तो इस योजना के लाभार्थी होंगे। इस योजना के लाभार्थी व्यवसायी व्यवसायी माफ कीजिएगा, व्यवसायी शब्द नहीं ऐड करना चाहिए। जो प्रवासी मजदूर हैं, जो अन्य राज्यों में काम करने के लिए गए थे, इन्हें 5,000 रुपए तक की मासिक आर्थिक सहायता दी जाएगी, जो अधिकतम 1 वर्ष तक या राज्य में नई नौकरी मिलने तक उपलब्ध होगी। जब तक नई नौकरी नहीं मिल जाती, या फिर 1 साल तक ये लागू होगी। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राज्यपाल सीवी आनंद बोस है। नेशनल पार्क में बक्सा गोरुमारा जलदापारा सिंगलीला है। 2024-25 की संतोष ट्रॉफी पश्चिम बंगाल ने जीती है, केरल को हरा करके। ये फुटबॉल का घरेलू टूर्नामेंट है। कालीघाट स्काई वॉक का उद्घाटन किया गया। नुलेल गुरेर संदेश और 6 अन्य प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला। सौरव गांगुली इस राज्य के ब्रांड एम्बेसडर है। लास्ट ईयर यहाँ 5 नए पॉक्सो फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने की बात कही गई थी, और सितंबर 2024 में यहाँ विधानसभा में एंटी रेप बिल पास हुआ था। देखिए, 1 साल तक का पूरा करंट अफेयर आपको कवर करा रही हूँ मैं इस राज्य का। और अभी रिसेंटली यहाँ पर तीसरा प्रहार अभ्यास का भी आयोजन किया गया। अब इस क्वेश्चन में स्कीम की बात की जा रही है, तो मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडपम योजना लेकर के आई है बिहार गवर्नमेंट। मध्य प्रदेश से यदि रिलेट करेंगे तो राहवीर योजना है, लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना। यदि लाडला भाई स्कीम पूछा जाए तो ये आप महाराष्ट्र गवर्नमेंट से रिलेट कर सकते हैं। सवाल चौथा है, किस स्पेस एजेंसी का जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है, इसने एक नए यूरेनस के 29वें उपग्रह की 29वें सैटेलाइट की खोज की है?
आंसर इसका हो जाएगा नासा, जो कि ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। अकॉर्डिंग टू नासा, इसका जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है, इसने एक नए यूरेनस के 29वें सैटेलाइट की खोज कर ली है और इसे नाम दिया गया है S2025U1। तो इससे इस ग्रह के ज्ञात जो सैटेलाइट परिवारों की संख्या है बढ़ करके 29 हो गई है। यदि बात की जाए नासा की, का फॉर्मेशन ईयर 1958 वॉशिंगटन में हेडक्वार्टर है। इसके करंट के इफेक्ट यदि हम देखें तो नासा ने अभी हाल ही में सौर तूफानों से पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को बचाने के लिए ट्रेसर्स मिशन लॉन्च किया। सूर्य के बाहरी कोरोना और सोलर विंड का अध्ययन करने के लिए इसने पंच मिशन लॉन्च किया। प्रेफायर मिशन इसने लॉन्च किया था पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए। प्रोजेक्ट निसार को लेकर के इसरो और नासा के बीच समझौता है। आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले की रहने वाली जानवी डांगेती का चुनाव नासा के अगले अंतरिक्ष मिशन के लिए किया गया है। इसरो भारत की स्पेस एजेंसी है जो कि गगनयान पर वर्क कर रही है। 2035 तक इसरो का टारगेट है खुद का स्पेस स्टेशन बनाने का और 2040 तक का लक्ष्य है इंसानों को चंद्रमा पर भेजने का। जैक्सा जापान की स्पेस एजेंसी है जिसने दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट लॉन्च किया था जिसका नाम था लिग्नोसैट प्रोब। और स्पेसएक्स की यदि बात की जाए तो स्पेसएक्स ये जो एलन मस्क है इनकी कंपनी, अमेरिका की प्राइवेट स्पेस कंपनी स्टारलिंक प्रोजेक्ट आप इसी से रिलेट कर सकते हैं। सवाल पांचवा है, किस रेलवे जोन ने रेलवे के 5 प्रमुख विभागों को महिलाओं को सौंप करके इतिहास रचा है? तो देखिए, अभी हाल ही में जो दक्षिण मध्य रेलवे है, साउथ सेंट्रल रेलवे, इसने 5 प्रमुख विभागों को कंप्लीटली महिलाओं को सौंप दिया है। तो पूरी तरीके से महिलाओं द्वारा ऑपरेट होने वाला ये पहला जोन बन गया है। ऐसा पहला अवसर है जब रेलवे ने इतने सारे महत्वपूर्ण विभागों का नेतृत्व महिला अधिकारियों को दिया है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर सिकंदरा हैदराबाद में है। अब देखिए, आपके जो रेलवे जोन है ना, जो एग्जाम का पार्ट बनते हैं कि भाई इस रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है, इसे याद करने की बहुत आसान ट्रिक मैं आपको बताऊंगी, लेकिन ये मुझे लगता है समझाऊंगी तो 8 से 10 मिनट का वीडियो हो सकता है, इसलिए ये वीडियो मैं यूट्यूब पर लेके आऊंगी स्टैटिक जीके के फॉर्मेट में। जैसे क्या लिखा हुआ, दक्षिण मध्य रेलवे, तो यहाँ देखिए नॉर्थ साउथ, यानी कि उत्तर हुआ, ये दक्षिण हुआ, ये पूर्व हुआ, ये पश्चिम हुआ। क्वेश्चन में क्या है, दक्षिण मध्य रेलवे, तो ये हो गया आपका दक्षिण चेन्नई, दक्षिण मध्य, मध्य क्या निकला है, सिकंदराबाद, तो यहीं पर इसका हेडक्वार्टर है। इसका एक कंप्लीट वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूंगी क्योंकि करंट अफेयर की क्लास में पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि अदर टॉपिक को यहाँ ऐड करके मैं क्लास को लंबी करूं, फिर आप ही लोग कमेंट करने लग जाते हैं कि मैं एडिशनल फैक्ट इतना बताती हूँ कि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है। इसलिए इसका कंप्लीट वीडियो यूट्यूब पर मैं कोशिश करूंगी आज या कल में प्रोवाइड करा दूं। यहाँ पर रेलवे के स्टैटिक जीके के फैक्ट हम देखेंगे कि पहली जो ट्रेन है चलाई गई थी 1853 में मुंबई से थाने के बीच। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनाया गया है चिनाब नदी जम्मू कश्मीर में। अब आप कहेंगे कि हम करंट में पढ़े हैं, देखिए आज जो आप करंट में पढ़ रहे हैं ना, बाद में जाकर के स्टैटिक ही बन जाएगा। रेलवे जो देन है भारत में, किसकी देन है, लॉर्ड डलहौजी की। भारतीय रेल का शुभंकर भोलू हाथी है। पहली अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता में, पहली हाइड्रोजन ट्रेन हरियाणा में चलाई जाएगी और भारत की पहली वंदे भारत मेट्रो ट्रेन सेवा का नाम नमो भारत रैपिड रेल किया गया। अब करंट के फैक्ट की तरफ आते हैं जिसमें कि स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन मैंने आपको अभी अगस्त में ही पढ़ाए हैं, जिसकी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 10 अगस्त को नागपुर से पुणे के बीच भारत की पहली सबसे लंबी रूट वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किया। भारत ने अब तक की सबसे लंबी मालगाड़ी रुद्राक्ष का सफल ट्रायल किया। ये एशिया की भी सबसे लंबी मालगाड़ी माना जा रहा है, 4.5 किलोमीटर लंबी। रेल मंत्रालय ने वन स्टॉप सोल्यूशन के लिए संरक्षा ऐप लॉन्च किया। सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज हमने जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी पर देखा। रिसेंटली महाराष्ट्र ने कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड के भारतीय रेलवे के साथ विलय को मंजूरी दी। रेल नेटवर्क से जुड़ने वाली पूर्वोत्तर की चौथी राजधानी मिजोरम की आइजोल बनी। 100% रेल विद्युतीकरण हासिल करने वाला 24वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश गुजरात है। जगन्नाथ यात्रा के लिए अभी हाल ही में एक और यानी कि ईस्ट कोस्ट रेलवे यात्रा ऐप लॉन्च किया गया था। अगला सवाल है, मोहम्मद सलाह किस कंट्री से संबंधित हैं जो 3 बार पीएफए प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने? तो ये बिलोंग करते हैं मिस्र से, इजिप्ट से। इजिप्ट से संबंधित है, 3 बार पीएफए प्लेयर ऑफ द अवार्ड जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने। पीएफए की फुल फॉर्म बनती है प्रोफेशनल फुटबॉलर्स एसोसिएशन। वैसे ये इजिप्ट से बिलोंग करते हैं लेकिन लिवरपूल के लिए खेलते हैं। ये फुटबॉल क्लब है लिवरपूल ना, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। खिलाड़ी और उनसे संबंधित कंट्रीज की यदि मैं बात करूं तो ऑप्शन के थ्रू आप रिलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने सिंसिनाटी ओपन देखा था मेल कैटेगरी में कि यह कार्लोस अल्कराज ने जीता।
तो कार्लोस अल्कराज बिलोंग करते हैं स्पेन से। जो रूट की यदि बात की जाए, प्रसिद्ध क्रिकेटर है और ये टेस्ट क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने के मामले में सचिन तेंदुलकर से पीछे हैं अभी, है ना? बाकी ये दूसरे स्थान पर हैं। इटली से नाम रिलेट करेंगे तो जेनिक सिनर का नाम रिलेट कर सकते हैं, जिन्होंने इस साल मतलब कि विंबलडन ओपन था ना, इसमें मेन सिंगल का टाइटल अपने नाम किया। अगला सवाल है, दुनिया के सबसे अच्छे जज के रूप में प्रसिद्ध जो फ्रैंक कैप्रियो थे, इनका 88 की उम्र में निधन हुआ। पूछा जा रहा है किस देश से संबंधित थे? तो ये अमेरिका से संबंधित थे। इन्हें अमेरिका के सबसे दयालु जज भी कहा जाता था। लोग इसलिए भी इन्हें याद कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने कोर्ट रूम को इंसाफ के साथ-साथ ह्यूमैनिटी यानी कि इंसानियत की भी मिसाल बनाया। इनके बारे में जब मैं पढ़ रही थी तो एक एग्जाम्पल मुझे देखने को मिला कि जैसे इनके सामने कुछ केसेस आते थे ना, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ट्रैफिक रूल का उल्लंघन करने वाला कोई केस आया। यानी कि जो व्यक्ति यातायात का नियम तोड़ देता था, फिर उसे यदि पेश किया जाता था कोर्ट रूम में, तो कैप्रियो क्या करते थे कि कई बार ना उन्हें सज़ा देने की बजाय उनकी परिस्थितियाँ समझा करते थे और फिर कई बार पेनल्टी भी माफ़ कर दिया करते थे। तो थोड़े-से सेंसिटिव भी थे, दयालु भी थे, अच्छे इंसान थे, इसलिए काफ़ी ज़्यादा अभी चर्चे में भी हैं। 88 की उम्र में निधन हुआ। वैसे ओबिचुरी की बात की जा रही है, तो कुछ भारतीय नाम भी हम देख लेते हैं, जैसे कि लतिका कट्ट जो मूर्तिकार थी, इनका निधन हुआ। कैथोलिक ईसाई धर्म के पोप फ्रांसिस इनका निधन हुआ। पूर्व भारतीय बास्केटबॉल कप्तान हरिदत्त कापड़ी का निधन। राय लोकनृत्य के दिग्गज पद्मश्री से सम्मानित राम सहाय पांडे का निधन। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी का निधन। कश्मीरी लोक संगीत से संबंधित उस्ताद गुलाम नबी शाह का निधन। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य की सूरजमुखी देवी का निधन। सूर्यमुखी देवी और स्लीपिंग प्रिंस ये सऊदी अरब के थे। फिर जाकिर हुसैन का लास्ट ईयर निधन हुआ, तबला वादक। डियोगो का इस साल निधन हुआ। डियोगो जोटा प्रसिद्ध फुटबॉलर। शारदा सिन्हा लास्ट ईयर बिहार कोकिला। पीवी पट्टाभिरामन सम्मोहन विशेषज्ञ थे। हिरोमासा उराकावा मुक्केबाज अभी निधन हुआ। मेघनाथ देसाई अर्थशास्त्री। शिबू सोरेन झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री। सत्यपाल मलिक पूर्व राज्यपाल। यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित। डॉक्टर वेस पेस हॉकी पदक विजेता ओलंपिक में। और ला गणेशन नागालैंड के राज्यपाल, पूर्व राज्यपाल। अब आप समझिए, इसमें से जाकिर हुसैन वाला फैक्ट, शारदा सिन्हा वाला फैक्ट, ये अब मैं हटा दूंगी क्योंकि ये 2024 का है। अब आपको रट चुका होगा। अब यहाँ सिर्फ मैं 2025 का ऐड करूंगी। अगला सवाल है, मेडिसन स्क्वायर में परफॉर्म करने वाले पहले भारतीय हिंदी आर्टिस्ट कौन बने? आंसर इसका हो जाएगा जाकिर खान। जाकिर खान ये अमेरिका का जो न्यूयॉर्क शहर है, यहाँ के प्रसिद्ध मेडिसन स्क्वायर गार्डन में परफॉर्म करने वाले पहले भारतीय हिंदी आर्टिस्ट बने हैं। वैसे इन्होंने ये उपलब्धि 17 अगस्त को हासिल करी। और जाकिर खान जो है एक मशहूर कॉमेडियन है। इन्होंने अपनी हिंदी स्टैंड अप कॉमेडी से मेडिसन स्क्वायर गार्डन में 6000 से अधिक लोगों को आकर्षित किया। अब ये रिकॉर्ड इन्होंने अपने नाम एक हफ्ते पहले ही कर लिया था, 17 अगस्त को। ये क्वेश्चन भले ही मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, यहाँ पर यूट्यूब पर ही पढ़ा है। मैंने टेलीग्राम पर शेयर किया था, मैंने इंस्टाग्राम पर शेयर किया था। तो ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैं इस समय डेली 12-12 ही रख रही हूँ, जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, सब कुछ ऐड करती हूँ। मान लीजिए कभी ऐसा हुआ कि मैं एक आध क्वेश्चन यदि उसी डेट को नहीं पढ़ा पाई, तो कहीं ना कहीं एडजस्ट जरूर करूंगी, लेकिन स्किप नहीं करूंगी। क्योंकि भाई आप लोगों की भी शिकायत होती है कि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, इसलिए कई बार क्या होता है कि मुझे 14-15 क्वेश्चन भी यदि इंपॉर्टेंट मिलते हैं, तो मुझे कंप्रेस करके 12 ही रखने पड़ते हैं ताकि आपकी वीडियो की ड्यूरेशन लंबी ना जाए। फिर बाद में मुझे उन क्वेश्चंस को बाद में कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ता है। ठीक है? तो यहाँ पर पहले भारतीय की बात की जा रही है, महिला पुरुष की बात नहीं है, पहले भारतीय। तो चलिए फिर से उन फैक्ट्स का रिवीजन करेंगे जो ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। हमने देखा था कि विश्व खेलों में वुशु में भारत के लिए पहले पदक जीतने वाले भारतीय, पहले भारतीय नम्रता बत्रा बनी। मेल फीमेल की बात नहीं, पहले भारतीय। एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले भारतीय रमेश बुधियाल है। फाइड महिला शतरंज वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली महिला दिव्या देशमुख है। पोलीग्रास मैजिक स्किल अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय दीपिका कुमारी। टाइम 100 क्रिएटर लिस्ट में शामिल पहली भारतीय प्राजक्ता कोहली। बेस्ट मैजिक क्रिएटर अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय सुहानी शाह। हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम क्लास ऑफ 26 में स्टार से सम्मानित पहली अभिनेत्री दीपिका पादुकोण। क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में सेंचुरी लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना। यूएस ओपन बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर खिताब जीतने वाले पहले भारतीय आयुष शेट्टी। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय शुभांशु शुक्ला हैं। फाइड रेटेड फीमेल शतरंज खिलाड़ी सबसे कम उम्र की आरिनी लोहाटी है। और पुरुषों की 100 मीटर की दौड़ 10.2 सेकंड से भी कम समय में पूरी करने वाले भारतीय पहले अनिमेश कुजूर हैं। सवाल 9वां है, रेल पटरियों के बीच पोर्टेबल और सौर पैनल लगाने वाला
भारत का पहला शहर कौन बना? रेलवे के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कशन कर चुके हैं। तो रेलवे पटरियों के बीच में आप देख पा रहे हैं, पटरी के बीच में ये सोलर पैनल लगाने वाला पहला भारतीय शहर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ये बन गया है वाराणसी, जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का निर्वाचन क्षेत्र है। तो वाराणसी रेलवे पटरियों के बीच में मतलब कि यहाँ 15 किलोवाट क्षमता वाले पोर्टेबल सौर पैनल स्थापित किए गए हैं और ऐसा करने वाला ये पहला शहर बन गया है। वाराणसी गंगा नदी के किनारे बसा सबसे स्वच्छ शहर है। पहला हिंदी संग्रहालय यहाँ स्थापित किया गया। देश का पहला ई वेस्ट इको पार्क है जो कि दिल्ली में बनाया जा रहा है। मुंबई में आप यदि रिलेट करेंगे तो टेस्ला के द्वारा पहला एक्सपीरियंस ऑफिस ओपन किया गया। रंगपो ये सिक्किम में है जहां पर पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रख दी गई है। पहले शहर की यदि मैं बात करूं तो भारत का पहला महिला आधारित फूड हब का उद्घाटन मुंबई में किया गया। भारत का पहला पशु स्टेम सेल बायो बैंक हैदराबाद में। सौर ऊर्जा से चलने वाली पहली विधानसभा भारत की दिल्ली है। दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर वाराणसी में। पहली ऑफिस बिल्डिंग, दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग सूरत गुजरात में। पहली ट्रांस मीडिया एंटरटेनमेंट सिटी अमरावती। यूनेस्को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में नॉमिनेटेड है लखनऊ। नाइट सफारी पहली लखनऊ में है। पहला ई वेस्ट इको पार्क दिल्ली में है। पहली सोलर सिटी सांची। पहला ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी कोटा। वेदर फ्री सिटी इंदौर। वेटलैंड सिटी इंदौर उदयपुर। पहला गोल्ड एटीएम हैदराबाद में। पहला डायबिटीज बायो बैंक चेन्नई में। पहला हाइड्रोजन चालित कोच चेन्नई में। पहला अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता में। अगला सवाल है, किस राज्य में एशिया के सबसे चौड़े पुल का उद्घाटन किया जाएगा? किया जाएगा नहीं, ऑलरेडी हो चुका है। रिसेंटली बिहार में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एशिया के सबसे चौड़े चौड़े मतलब 6 लेन, 6 लेन का है इसलिए तो चौड़ा कहा जा रहा है। 6 लेन चौड़े पुल का उद्घाटन कर दिया गया है बेगूसराय में। वैसे यदि बात की जाए ना तो अप्रोच सहित इस पुल की जो लंबाई है 8.15 किलोमीटर लंबी है। ओटा सिमरिया पुल में गंगा नदी पर देखिए, गंगा नदी पर लंबाई 1.86 किलोमीटर है। 6 लेन का है और 1870 करोड़ की लागत से ये बनाया गया है। ये पुल जो है ये पटना के मोकोमा और बेगूसराय के बीच सीधा कनेक्शन प्रोवाइड कराएगा। और देश में और भी 6 लेन पुल है, लेकिन बिहार का ये जो 6 लेन सिमरिया पुल है, ये देश का सबसे चौड़ा 6 लेन पुल है। 34 मीटर चौड़ा है, जो सामान्य तौर पर बनने वाले 6 लेन पुलों से करीब 4.5 मीटर ज्यादा है, क्योंकि नॉर्मली जो बनते हैं 29.5 मीटर के बनते हैं, तो इससे भी ये चौड़ा पुल है। कहाँ? बिहार में। पूरा फोकस इस समय ना बिहार पर ही रहेगा। बिहार में इलेक्शंस का माहौल है, आप समझिए। बहुत सारे करंट अफेयर के फैक्ट्स आप पढ़ेंगे, बहुत सारी वैकेंसीज आप पढ़ेंगे। जैसे कल ही एक वैकेंसी आई है एईडीओ की, वो मैंने नोटिफिकेशन अपडेट कर दिया, चेक कर लेंगे आप लोग। 900 से ऊपर वैकेंसी लगभग 30 साल के बाद। बिहार की राजधानी पटना, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। प्रत्यय अमृत यहाँ के नए मुख्य सचिव बने हैं। सभी मतदान केंद्रों पर 1200 से कम मतदाता यहाँ रहे। और पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में पहली इंडियन ओपन एथलेटिक्स मीट की मेजबानी इसने की। सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% के रिजर्वेशन की घोषणा। बिहार में नबीनगर सुपर थर्मल प्रोजेक्ट 2 की आधारशिला प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रखी। लास्ट ईयर तांबे से बना बापू टावर पटना में। बिहार के दरभंगा में एम्स की आधारशिला, ये भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने रखी। आपदा के पूर्वानुमान के लिए नीतीश है। जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला पहला राज्य। 8वीं महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी लास्ट ईयर बिहार ने होस्ट की, राजगीर ने। सभी मंदिर मठों ट्रस्टों का रजिस्ट्रेशन इसने कंपलसरी किया। नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर ने किया। नागानक्की पक्षी अभ्यारण्य रामसर सूची में शामिल। बिहार के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का बदला गया नाम असगैबीनाथ धाम है। यहाँ पर बहुत सारे फैक्ट मैंने 2024 के ऐड किए हैं। ऑलमोस्ट हम 8वां महीना ये खत्म होने में है। अगस्त का महीना खत्म हो रहा, तो अब 2024 के फैक्ट यहाँ से हटा दूंगी। 11वां सवाल है, दिल्ली पुलिस के आयुक्त के रूप में अभी हाल ही में किसकी नियुक्ति की गई है? तो यहाँ से आंसर इसका हो जाएगा सतीश गोलचा, ऑप्शन नंबर सी। तो 1992 बैच के एजीएमयूटी यानी कि अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम एंड यूनियन टेरिटरी कैडर के वरिष्ठ आईपीएस ऑफिसर सतीश गोलचा की नियुक्ति अभी 2 दिन पहले ही दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में की गई है। ये एसबीके सिंह को रिप्लेस किए हैं, जिन्होंने केवल 21 दिन तक ये पद संभाला था। तो ये दिल्ली पुलिस के 26वें आयुक्त बने। अपॉइंटमेंट की यदि बात की जाए, टाटा सन्स के नए निदेशक नोएल टाटा, भारतीय सेना के उप सेनाध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंह, एसएसबी के 26वें महानिदेशक संजय सिंघल, गिफ्ट सिटी के सीईओ संजय कौल, रॉ के प्रमुख पराग जैन, राष्ट्रीय महिला आयोग के विजय किशोर रहाटकर, रेलवे बोर्ड के सतीश कुमार,
52वें मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई, इसरो के प्रमुख वी नारायण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव निधि तिवारी, यूपीएससी के हेड अजय कुमार, आईबी के तपन डेका, डीआरडीओ के समीर कामत। लास्ट का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट डे का है। भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? तो आज के दिन मनाया जा रहा है, ये 23 अगस्त को, क्योंकि इसी दिन भारत का जो चंद्रयान 3 है, ये चंद्रमा के साउथ पोल पर सफलतापूर्वक लैंडिंग कर गया था। कब? 23 अगस्त 2023 को। तो पहली बार ये नेशनल स्पेस डे लास्ट ईयर मनाया गया 2024 में, अब 2025 यानी कि इसका दूसरा संस्करण मनाया जा रहा है। अगस्त महीने के इंपॉर्टेंट डे में वर्ल्ड वाइड वेब डे है 1 अगस्त को, विश्व फेफड़े का कैंसर दिवस भी 1 अगस्त, 6 अगस्त हिरोशिमा, 7 अगस्त हैंडलूम डे, 8 अगस्त भारत छोड़ो आंदोलन की 83वीं वर्षगांठ, 9 अगस्त नागासाकी डे, 10 अगस्त वर्ल्ड लायन डे, बायोफ्यूल डे, 12 अगस्त इंटरनेशनल यूथ डे, वर्ल्ड एलिफेंट डे, 13 अगस्त अंगदान दिवस, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, 19 अगस्त है विश्व फोटोग्राफी दिवस और वर्ल्ड मॉस्किटो डे है 20 अगस्त। मैंने कल आपसे पूछा था कि शहर में भारत के पहले महिला आधारित फूड हब का उद्घाटन किया गया, जिसका आंसर था मुंबई। आज का सवाल आप लोगों के लिए है, किस भारतीय मूल की महिला को ब्रिटेन की सबसे युवा सॉलिसिटर के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर इसका जो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।